हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। और जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा भाग हम लेके आए हैं और दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन का ये दूसरा पार्ट है और इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने क्या कहा था भाई साहब। पिछले क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके थे, तो थोड़ा मैं जो है बात कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो हमने देखा था कि जो यूरोपियन यात्री है, यूरोपियन यात्रियों ठीक है, यूरोपियन यात्रियों और का जो आगमन किस प्रकार से हुआ था और यूरोप से भारत पर, ठीक है, यूरोप से भारत पर किस एरिया से आए थे भाई साहब। हमने क्या कहा था, किस एरिया से, ये जो एरिया जिसको कहा जाता है समुद्री मार्ग, किस मार्ग, समुद्री मार्ग से आए थे। ठीक है, चलिए हमने यही बात की थी पिछले क्लास में, इससे समुद्री मार्ग से आए थे, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस मार्ग से वास्को डी गामा ने पहली यहाँ पर 1498 में, वास्को डी गामा, ठीक है, जो एक क्या थे, पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा एक क्या थे भाई, पुर्तगाली थे। और इन्होंने ही ये कलिकट बंदरगाह, ठीक है, यहीं पर कलिकट पर, जहां पर यहाँ का राजा था जमूरीन, राजा राजा क्या था, जमूरीन, जमूरीन, इसी राजा जमूरीन से मुलाकात किया। और मुलाकात करने के बाद यहाँ पर और जो है स्टार्ट हो चुका था यूरोपियन यात्रियों का आगमन। ठीक है, चलिए ये सब हम बातें कर चुके थे। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ से अगर देखे जाए तो तुर्क यहाँ पर पड़ता है, टर्की पड़ता है। ठीक है, तो इनके आने का उद्देश्य क्या था, ये हमने बात की थी। इनके आने का उद्देश्य एक तो व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है, यूरोप में। ठीक है, क्या करना है, जो पूर्वी देश है, यूरोप के जो पूर्वी देश हैं उनसे व्यापार करना, व्यापार को बढ़ावा देना। चूंकि पहले से ये चल रहा था। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा टर्की है और तुर्क है, अरब है, यहीं से आक्रमण किए थे। ठीक है, और यहीं से इसी मार्ग से क्या होता था, यहाँ इसी मार्ग से व्यापार होते थे। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ की, ठीक है, यहाँ पर उस्मान, ठीक है, उस्मान सल्तनत, उस्मान सल्तनत, उस्मान सल्तनत का यहाँ कब्जा हो गया था, जिसके कारण से यूरोपियन जो लोग हैं, ठीक है, जहां से ये आते जाते हैं इस तरफ, ठीक है, पूर्वी तरफ आते जाते हैं, वहां पर ये अवरोध हो गया था। कहने का मतलब ये मार्ग बंद हो गया था, तो कोई रास्ता नहीं था। और रास्ता बचा कौन था भाई साहब, ये वाला रास्ता। ठीक है, जो सागर के एरिया, जो पानी के एरिया, इधर आपको भारत के अंतर्गत आसपास देखेंगे तो ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरफ हिंद जो है क्या आपके बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हिंद महासागर। ठीक है, और यहीं से जहाज से होते हुए ये क्या आते हैं, यूरोपियन यात्री पहला कदम रखते हैं, जिसका नाम था वास्को डी गामा। और इसी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी। और हालांकि हम जानते हैं इसके पहले 1494 में जो कोलंबस की बात किए थे हमने भाई साहब, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए। लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठे और इस प्रकार से भारत की खोज फिर 1498 में वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति, एक पुर्तगाली लिखे। कोलंबस एक प्रकार के क्या थे, स्पेन, स्पेन जो है, ये दोनों जो है, देखिए उस समय स्पेन और पुर्तगाली की हम बात करें, दोनों ऐसे समय
उस समय 14वीं-15वीं शताब्दी में दो महाशक्तिशाली देश थे, ठीक है, दो महाशक्तिशाली देश था और इनमें से जो एक यात्री कोलंबस अमेरिका की खोज कर बैठा और दूसरा पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है वो भारत की खोज कर बैठा और इस प्रकार से प्रशस्त हो जाता है, एक रास्ता प्रशस्त हो जाता है। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आपके जो है डच आते हैं, हालांकि डच स्टार्टिंग में आ जाते हैं अंग्रेज के बाद, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर सबसे पहली कंपनी स्थापना करके वो स्टार्ट कर रही है। तो एक एक करके हम बातें करेंगे इस क्लास में। जो है पिछले क्लास में हमने पूरा किस प्रकार क्रम देखे थे, ठीक है, उस समय फैक्ट चीजें देखे थे पिछले क्लास में कि हमने पुर्तगाली के आने का क्रम क्या है, कहने का यूरोपियन आती कि आने का क्रम क्या है, ठीक है, किस सन जो पुर्तगाली आए थे, किस सन डच आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ये सभी सारी चीजें हम देखे थे। आने का क्रम और कंपनी स्थापना करने का क्रम दोनों को आप याद रखें पिछले क्लास में जैसे मैंने कहा, ठीक है, यूरोपियन यात्री के आने का क्रम और कंपनी की स्थापना के क्रम को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप पिछले क्लास हमारा देखे हैं और आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या बातें हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो ये रफली मैंने बता दिया पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था, आगे हम बढ़ते हैं। हम चर्चा करेंगे प्रमुख यूरोपियन जो है कंपनी की, ठीक है, प्रमुख यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो आज के जो क्लास का शीर्षक है, कहने का मतलब क्लास का जो है टॉपिक है यही है और इनमें से हम जो देखेंगे वो कौन कौन किस किस कंपनी किस किस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट हम बातें करेंगे किसके बारे में, एक तो पुर्तगाली के बारे में। किसके बारे में भाई? पुर्तगाली के बारे में, ठीक है, पुर्तगाली के बारे में एक एक चीज हम चर्चा करेंगे। चलिए, पुर्तगाली के बाद हम बात करेंगे अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज या ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश या जिसको हम कहते हैं अंग्रेज, जो भी बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे डच की, ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? डच की। फिर डेनिश, डेनिश या जिसे कहा जाता है डेनमार्क, ठीक है, फ्रांस, हम बात करेंगे किसकी? फ्रांस, ये फ्रेंच या फ्रांसीसी जो भी बोल सकते हैं, फ्रांस बोल सकते हैं या फ्रेंच बोल सकते हैं या फ्रांसीसी बोल सकते हैं, ठीक है, तीनों नाम एक ही है वैसा। डेनिश को हम डेनमार्क बोलते हैं, डेनमार्क, तो विभिन्न नाम है। उसके बाद हम देखेंगे स्वीडिश की, हालांकि मैंने कहा था स्वीडिश के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, स्वीडिश के बारे में मैं बता चुका कि स्वीडिश जो है भारत से ज्यादा मतलब नहीं था, कहने का मतलब भारत से उतना व्यापार नहीं किया था। 1731 को आया था और 1745 को स्वीडिश पूरी कंपनी को, कहने का मतलब है पूरी फैक्ट्री को, कंपनी को नहीं पैसा, पूरी फैक्ट्री को बेचकर, किसको बेचकर? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश को बेचकर वो अमेरिका के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, अपना अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बना देते हैं, वहां से उनका व्यापार चलता है। तो स्वीडिश के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, पुर्तगाली, ब्रिटेन या जिसको कहा जाता है अंग्रेज, और डच, डेनिश, फ्रेंच या फ्रांसीसी, स्विडिश, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है पुर्तगाली। इधर लिख देता हूं पुर्तगाली।
पुर्तगाली की बात करें तो हम फिर से यही बात करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर, पुर्तगाली के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा जो पॉइंट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से वही, मेरा हमेशा का यही है कि मैं पहले से बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, कुछ परिचय देख लेंगे पुर्तगालियों के बारे में, किस प्रकार से परिचय में, जहाँ पर वास्को डी गामा की बात होगी। ठीक है, इसकी वास्को डी गामा की बात होगी, पेट्रो और जेब की बात होगी। चलिए, उसके बाद पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय का आगमन हम बात करेंगे। उसके बाद एक एक चीज, एक एक फैक्ट को हम बात करेंगे। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय, वायसरायों का बोल सकते हैं, वायसरायों का भारत आगमन। और कौन कौन से वायसराय है भाई भारत आगमन? देखेंगे एक तो हम देखेंगे फ्रांसीसी डी, एक तो आपको देखने को मिलेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसकी हम चर्चा करेंगे, जिनका समय काल था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। ठीक है, ये सभी अभी पॉइंट लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम चर्चा करेंगे। दूसरे जो वायसराय आए थे, जो प्रमुख है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नाम याद रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है भाई साहब? अल्बुकर्क। इसका जो समय काल था 1509 में ही आए थे, जब ये जो अल्मीडा चले गए थे, उसके बाद ये 1515 तक ये क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे जो है थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की जो क्या थे भाई साहब, वायसराय नीनो डी कुल्ला। ठीक है, नीनो डी कुल्ला। जो नीनो डी कुल्ला है वो 1529 से लेकर 38 ईस्वी तक ये रहे थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद कुछ हम बात करेंगे पुर्तगालियों। देखिए, पुर्तगालियों ने जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर जो है देन दी है। देन कहने का मतलब है, पुर्तगाली ने प्रिंटिंग प्रेस दिए हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने अफीम की खेती दी है। ठीक है, उनके दिए गए वाले, ठीक है, अफीम की खेती दी है। तो ये सभी हम बातें करेंगे। ठीक है, मक्का है, बादाम है, ठीक है, अनानास, पपीता, ये पुर्तगालियों की देन है। तो हम बात करेंगे पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की क्या है, कि देन क्या क्या है। ठीक है, वो हम बात करेंगे। फिर लास्ट में पुर्तगालियों का पतन। तो ये अच्छे से हम एक एक चीज को हम पढ़ेंगे भाई साहब। पुर्तगालियों का क्या है, पतन है। चलिए, ठीक है, तो ये चीजें हम एक एक करके चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो दिल थाम के आराम से, एकदम इत्मीनान से पूरा नाश्ता वास्ता करके आप बैठ जाइए, और जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। बातें यहाँ की, सबसे पहले परिचय पर चलते हैं। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो आप जानते हैं, फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं परिचय।
परिचय। चलिए, पुर्तगाली जो सबसे पहले पुर्तगाली जो यात्री है, ठीक है, वो कौन है भाई? वास्को डिगामा। समझिएगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जिन्होंने 1498 ईस्वी को क्या किया था भाई साहब? 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने क्या की? भारत की खोज की। भारत की खोज की। देखिए, समझते हैं यदि, तो आपको देखने को मिलेगा, ये यदि मान के चलिए, ये ज्यादा कुछ वही वही बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये भारत है, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा जो है यूरोप है, ठीक है, क्या है? यूरोप है। और यूरोप में जो है सबसे बड़ी दो ताकतें हैं, ठीक है, सबसे बड़ी दो शक्ति हैं यूरोप में अगर देखा जाए। यूरोप में उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी में एक तो आपके स्पेन है सबसे बड़ी शक्ति, और दूसरी आपके क्या है? पुर्तगाली है। ठीक है, मैंने कहा दो शक्ति थी उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी में, स्पेन और पुर्तगाल, यहाँ पर यूरोप में। और अब जानते हैं स्पेन कोलंबस, ठीक है, को हम बात कर चुके हैं। पुर्तगाली वास्को डिगामा, ये पुर्तगाली कौन थे? वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा भाई साहब ने क्या किया था कि यूरोप से यूरोप से उन्होंने आते हुए इस तरफ आपके जो बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ पर जो स्थान है कलिकट, कहाँ पर? ये कलिकट। और कलिकट के जो राजा है, शासक है, जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन, उस समय कलिकट के जो राजा थे, शासक का नाम था जमोरिन। इससे मुलाकात किया, ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था समझिए, पुर्तगाली या जो वास्को डिगामा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सबसे फर्स्ट कि आपको क्या करना है, ठीक है, उद्देश्य क्या था? व्यापार को व्यापार को बढ़ाना है। कहां पर व्यापार को बढ़ाना है? पुर्तगालियों में व्यापार को बढ़ाना है। समझिएगा पूरी बात। दूसरी बातें, ठीक है, मसालों का व्यापार, ठीक है, व्यापार को बढ़ाना, लेकिन किसके व्यापार को? खासकर मसालों के व्यापार। देखिए, अगर हम बात करें, यदि हम बात करें तो चाहे ये श्रीलंका हो गया, चाहे म्यांमार हो गया, चाहे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, चाहे क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया, चाहे म्यांमार हो गया, म्यांमार, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, चाहे वो हो गया श्रीलंका, ठीक है। ये जहां पर आप देखते हैं, इस जो जो देश है, और भारत, और किसकी बातें कर रहा हूं? भारत। ये जो देश है, इस देश पर ज्यादातर किसकी खेती होती थी? मसालों की खेती होती थी, ठीक है। इस देश पर क्या होती थी? सबसे ज्यादा मसालों की खेती होती थी, जो है एशियाई में, इस प्रकार से इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, कलिकट जो है श्रीलंका हो गया, और हिंद महासागर के आसपास जो भी है, यहाँ पर मसालों की खेती, अच्छे मसालों की खेती बहुत होती थी, ठीक है। चलिए, और कहा जाता है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मसालों के व्यापार को अत्यधिक बढ़ाने के लिए, ठीक है, सॉरी, मसालों को, देखिए, मसालों की कमी यहाँ पर थी भाई साहब। कहा जाता है यूरोप में क्या थी? मसालों की कमी थी। अब भाई साहब, सब्जी में स्वाद नहीं आता होगा बिना मसाले के, ठीक है, बिना मसाले के यूरोप वासियों को सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा होगा। इसी कारण से वास्को डिगामा ने, भाई साहब ने क्या किया था? क्या किया था कि आप गुड होप, इसी को हम क्या कहते हैं? समुद्री मार्ग जिसको कहा जाता है, कीप आप गुड होप, कीप
ऑफ गुड होप, ठीक है। और ये क्या है? समुद्री मार्ग। इसी समुद्री मार्ग से ये आते हैं और यहाँ पर कलिकट में राजा जमूरीन से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, नमस्ते वस्ते करते हैं, ठीक है। और राजा जमूरीन ने इनको स्वागत किया, इनका स्वागत किया और बोलते हैं जो भी आपको चाहिए भाई साहब आप ले जाइए, जो भी करिए, ठीक है, ले जाइए। अब देखिए जो भारत में, ठीक है, भारत में इन्होंने घूम फिरा, मसालों की जो है जड़ी बूटी को खोजा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही इन्होंने वापस गया, ठीक है, यूरोप वापस गए और यूरोप में क्या किया, इन्होंने जब देखा कि ये जो मसाले की खेती कहाँ पर है भाई साहब, जितने भी आपके जो म्यांमार है, इंडोनेशिया है, भारत है, इस देश में मसालों की खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। और इसी के कारण से यूरोप में, यूरोप के जो देश है वो ललायित थे। किस कारण से? कि मसाले की उत्पादन यहाँ पर, उस उत्पादन की कमी थी। और जिसके कारण से क्या देखने को मिलता है, यूरोप वासी इस मसाले की खेती के लिए, ठीक है, इसके जो है फसल के लिए, इसके जो उत्पादन के लिए ये कहाँ ले गए? ये यूरोप ले गए। कौन ले गए भाई साहब? ये वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। चलिए आगे बात करते हैं। समझ आ रहा है सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जब ये वापस जाते हैं, समझिएगा, जब ये वापस जाते हैं तो कहा जाता है अपनी जितनी भी यात्रा वृत्तांत है, कहने का मतलब आने जाने का जो भी खर्चा हुआ होगा। अरे भाई सब आए हैं जहाज में, आए तो फोकट से थोड़ी आए होंगे। जहाज में, हालांकि हम जहाज में वो गए हैं तो फोकट से थोड़ी गए होंगे, ठीक है, किराया वगैरह भाड़ा वगैरह करके गए होंगे, वहां पर रुके होंगे, ठीक है। और उनके बाद ये जब वापस जाते हैं तो कहा जाता है कि जो मसाला ले गए, जड़ी बूटी ले गए, ठीक है, यहाँ की जो काली मिर्ची ले गए, ये सभी को ये भाई साहब उठा के ले गए। किसने? वास्को डी गामा। अब जो ले जाते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि जितना भी यात्रा वात्रा है, जितना भी इन्होंने यात्रा किया है, जितना भी यात्रा पर खर्चा किया है, उसको भी अगर निकाल दिया जाए, निकालने के बाद 60 गुना का क्या होता है, मुनाफा देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है? 60 गुना का मुनाफा देखने को मिलता है। और जिसके कारण से जाहिर सी बात है भाई, इतना फायदा होगा, इतना मुनाफा होगा। इनका उद्देश्य यही था, इनका लक्ष्य यही था कि व्यापार को हम क्या करें, बढ़ावा देंगे। मसालों की जो व्यापार को हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि यहाँ मसालों की कमी थी, बहुत सारी चीजों की कमी थी और पहले से ही था। और इस प्रकार से हमने कहा था जब टर्की थे, ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिला था, टर्की देश थे, तो टर्की जिस रास्ते से जिस रास्ते से अरबों ने भारत पर स्थलीय मार्ग से आक्रमण आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ पर उस्मानी सल्तनत का क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, जिसके कारण से ये स्थलीय मार्ग अवरोध हो जाता है और जिसके कारण से ये नहीं आ पाते। तो इसका मतलब क्या है, प्राचीन समय से, मध्यकालीन समय से, हो सकता है मध्यकालीन समय से ये इनका व्यापार जारी था यूरोप से, लेकिन संबंध टूट जाते हैं। कब टूट जाते हैं? जब मैंने कहा उस्मानी जो सल्तनत है ये टर्की पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद इसी कारण दोनों के बीच जो रास्ता था, व्यापार का मार्ग का रास्ता था, वो टूट जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इनको आना पड़ा कहाँ से, समुद्री मार्ग से, जिसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। चलिए ठीक है, क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। ये तो जो समय था वो कब था भाई साहब, ये 1498 का समय है। जस्ट उसके 2 साल में समय है 1500 के पास। एक व्यक्ति जिसका नाम है पेट्रो अल्बेरस के रास, पेट्रो अल्बारेज के पास, ठीक है,
जो क्या था, ये भी पुर्तगाली था। ठीक है, अब जाके भाई साहब ने ढिंडोरा पीट दिया। किसने किसने ढिंडोरा पीट दिया? वास्को डी गामा ने। अरे मैं वहां से मसाला लाया हूँ, वहां से जड़ी बूटी लाया हूँ। ठीक है, और जो जड़ी बूटी है, मसाला है, वो क्या हुआ था, मुझे 60 गुना मुनाफा मिला। ठीक है, ये भाई साहब ने ढिंडोरा पीट दिया, जाके सबको बता दिया कि बहुत भारत में आपको एक से एक मसाले देखने को मिलेगा, जड़ी बूटी देखने को मिलेगा। बस वहीं से प्रेरित होकर जो भाई साहब पेट्रो अल्बारेस के बाद है, ये भी पुर्तगाली है। ये दूसरे नंबर के पुर्तगाली है। ठीक है, दूसरे पुर्तगाली। ठीक है, दूसरे पुर्तगाली जिन्होंने जिन्होंने मुनाफा देखकर, क्या देखकर, मुनाफा देखकर भारत आए, भारत आए। ठीक है, कि भाई साहब 60 गुना मुनाफा है, कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा। 60 गुना मुनाफा ये प्राप्त कर चुके थे, कौन, वास्को डी गामा, और सबको ढिंडोरा पीट दिए थे। ठीक है, ये आया। फिर उसके जस्ट बाद फिर से आपको दिखेंगे वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पुनः कब की बात है, ये 1502 में क्या होते हैं भाई साहब, 1502 में क्या होता है, पुनः पुनः भारत आगमन होता है इनका, पुनः भारत क्या होता है, आगमन होता है। और इस बार तो हम मसाला वसाले लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, इस बार हम मसाले वसाले लेके नहीं जाएंगे, हम इकट्ठा हम क्या करेंगे, भारत से ही हम व्यापार करेंगे, भारत पर ही क्या करेंगे, इकट्ठा व्यापार करेंगे। ठीक है, भारत में रहकर। और पुनः जब आए वापस, तो उन्होंने क्या खोली, फैक्ट्रियां खोली भाई साहब, फैक्ट्री क्या खोली, फैक्ट्री। और फैक्ट्री उन्होंने प्रथम बार, ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अगर बोला जाए, प्रथम जो है फैक्ट्री उन्होंने खोली, कहाँ पर खोली, कोचीन में। कहाँ से खोली, कोचीन या कोची कहा जाता है जिसको। ये 1503 में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोली। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो 1505 में द्वितीय की बात करो, दूसरी दूसरी फाट जो है वो खोली कहाँ पर, कन्नूर में। कहाँ पर, कन्नूर में। कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री, दूसरी कोठी कहाँ पर खोली भाई साहब, पुनः भारत आया वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया और ये कोठी खोली। ठीक है, और ये यहाँ पर इस प्रकार देखिए, इसके पहले मैं और समझिए। ठीक है, ये जस्ट मैं बहुत जल्दी आ गया है वास्को डी गामा पर। ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक चीज मैं मुझे आपको और बतानी है। इसके पहले जब वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को जब इसके पहले मैंने कहा, वास्को डी गामा जब जाते हैं कहाँ, भारत से। ठीक है, कहाँ से, भारत से कहाँ जाते हैं, पुर्तगाली, पुर्तगाली। और पुर्तगाली पर एक व्यक्ति बोल सकते हैं, एक राजा जैसे व्यक्ति है। ठीक है, और जो प्रिंस हेनरी नाम है, क्या है, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जिसको कहा जाता है, द नेविगेटर। ठीक है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, ये जो प्रिंस हेनरी नेविगेटर की बात करें, जब भारत से उन्होंने क्या किया, मसाले वसाले ले गए। ठीक है, भारत से पुर्तगाल आए और इन्होंने ये बताया कि मुझे 60 गुना मुनाफा मिला भाई साहब। ठीक है, मुनाफा मिला, किसको, पूरा यात्रा वात्रा को काट दिया जाए। ठीक है, सभी यात्रा को जो खर्चे हुए, मेरे आने जाने के खर्चा हुआ, सबको काट पीट कर अगर हम निकाले तो लगभग 60 गुना मुझे मुनाफा मिला, ऐसा जो है वास्को डी गामा ने बताया। तो बस यहीं से एक चीजें आपको देखने को मिली, प्रिंस हेनरी, ठीक है, द नेविगेटर जिसको कहा जाता है, इन्होंने ही क्या किया है, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की। किसकी स्थापना की गई, पुर्तगाली कंपनी की, कंपनी की क्या की, स्थापना की। और वो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है अस्तादो द इंडिया। ठीक है, अस्तादो, अस्तादो द इंडिया।
ठीक है, उस कंपनी जिसका नाम है पुर्तगाली कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का नाम है अस्तादो द इंडिया, ठीक है। और याद रखिए ये जो पुर्तगाली कंपनी है, ये क्या है, कहने का मतलब जो पुर्तगाली कंपनी स्टार्ट किया है, ये एक प्रकार की क्या है, सरकारी कंपनियां है भाई साहब। क्या कंपनी है, सरकारी कंपनी, ठीक है। एस्तादो दी इंडिया पुर्तगाली कंपनी है जिसका जिसका स्थापना किसने किया था, प्रिंस प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने किया था, ठीक है। और जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया, और ये सरकारी कंपनी है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी बात कर, अंग्रेजों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको छोड़कर सभी के सभी क्या है, सरकारी कंपनी थी, ठीक है। जिसके कारण से आगे हम देखेंगे क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा, उनकी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, ठीक है, उनकी जो है राजनीतिक दृष्टिकोण है, उनका जो राजनीतिक पावर है, वो भारत में ज्यादा प्रभाव क्यों डाला है, क्योंकि पीछे से खींचने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है, पीछे से खींचने वाला कोई नहीं रहेगा। कहने का मतलब अगर हम बात करें ऐसे जो जितने सरकारी कंपनी है, ठीक है, जितने भी सारी और कंपनियां हैं, जैसे आप फ्रांस की बात करेंगे, ठीक है, चाहे डेनिस की बात करेंगे, सभी फ्रांस जो सरकारी कंपनियां हैं, उनका बागडोर सरकार के पास होती है, और सरकार जब भी चाहे यहाँ को क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ के जितने भी बोल सकते हैं गवर्नर है, सीओ, यहाँ के कर्मचारी है, ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं, और कहीं भी जो है इनका बागडोर उनके हाथ में था, जैसे सरकार चाहेगी वैसे चलाएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी होने के कारण, ब्रिटिश सरकार की कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जिसके कारण से वो जैसे चाहेंगे वैसे कर रहे थे, ठीक है, उनका वहां पर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं था। लेकिन सरकारी कंपनियों में हस्तक्षेप करने वाला कौन है, सरकार है। अगर सरकार को लगता है तो हस्तक्षेप करेगा। चलिए, यही कारण था। चलिए, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा वास्को डी गामा भारत से जब पुर्तगाल गए, प्रिंस हेनरी यहाँ के जो है द नेविगेटर कहा जाता है। इन अब इनको पता चला कि 60 गुना मुनाफा यहाँ से कर क्या है, तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना इन्होंने कर दी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, इसको कहा गया अस्ताडो द इंडिया, और ये सरकारी कंपनी है। और ये कंपनी क्या करेगी भाई, भारत में व्यापार करेगी। क्या करेगी ये कंपनी, भारत में क्या करेगी, व्यापार करेगी, ठीक है। ये कंपनी क्या करेगी भाई साहब, भारत में व्यापार करेगी। अब यहाँ से, ठीक है, भारत में व्यापार किस प्रकार से करेगा। अब यहाँ कंपनी ने अपने वायसराय, वायसराय कहने का मतलब अगर मैं वायसराय को डिफाइन करूं, वायसराय या गवर्नर को डिफाइन करूं, ठीक है, तो गवर्नर वायसराय का मतलब कोई राज्यपाल वगैरह नहीं, एक प्रकार का भी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, सीईओ, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है कहाँ पर, कहाँ पर, भारत पर, ठीक है। इस प्रकार से भारत पर क्या किया जाता है भाई साहब, भेजा जाता है कि जाइए, ठीक है। तो कोई तो हेड ऑफ जो है कंपनी होना चाहिए, भारत में कोई हेड ऑफ कंपनी होना चाहिए, जिसके थ्रू भारत पर क्या चले, कंपनी को चलाया जाए, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जाके तो ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति जाके व्यापार करके आ जाएगा, ऐसा नहीं। कंपनी होगी तो कंपनी का हेड ऑफ जो भी होगा, ठीक है, जिसके थ्रू चाहे गवर्नर, वायसराय, सीईओ जो भी बोल सकते हैं, उनके थ्रू कंपनी चलेगी भारत में, ठीक है। तो यही जो है हम इसी की हम बात, सॉरी, इसी की हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, किसकी, पुर्तगाली वायसरायों का भारत पर आगमन। चलिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बात करेंगे। आगे क्या है भाई साहब, आगे हम देखेंगे एक एक करके किसकी, पुर्तगाली वायसराय का भारत आगमन एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट फ्रांसिस डी अल्मेडा। चलिए, पुर्तगाली वायसराय का भारत आगमन।
क्या है भाई साहब, आगमन। चलिए, तो सबसे फर्स्ट जो नाम आएगा वो कौन सा है, वो आपका, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांसीसी फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका समय काल भारत में अगर देखा जाए तो क्या है भाई साहब, ये है 1500। देखिए 1503 में तो कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली की जाती है। ठीक है, 1505 में ये आए। ठीक है, कब, 1505 में, और रहे 1509 तक। ठीक है, तो फैक्ट्री की पहली खोल ली गई थी यहाँ पर। चलिए, इसकी हम बातें करेंगे, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है भाई साहब, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो एक शब्द हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो हम क्या लिखें, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक है, इनके कार्यों पर नजर डालते हैं। ठीक है, इनकी जो उद्देश्य या कार्यों पर नजर डालते हैं, तो एक आपको देखने को एक नीति है जिसको हमने नाम दिया है, जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसको कहा जाता है शांत जल की नीति। समझिएगा, एक है ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसको हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, या जिसको कहा जाता है शांत जल की नीति। ये क्या है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किन्होंने लाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाया था। चलिए, ये है क्या, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर मैं बात करूं तो ये भारत है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका है। यहां पर इस तरफ हम देखें, ये जो एरिया है, इस तरफ को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका अरब सागर। इस तरफ अगर जल मान की हम बात करें, खैर इसकी जरूरत अभी नहीं है, फिर भी से मैं इसकी इसकी भाई बंगाल खाड़ी की जरूरत नहीं, फिर भी से मैं बना देता हूँ जैसा भी है। ये बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हम जाएंगे, ये पूरा पानी पानी, इधर क्या है, हिंद महासागर, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा, ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। ये क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी दिया, बंगाल की खाड़ी। ये आपका इधर है आपका हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। अब देखिए, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, देखिए पुर्तगाली जो नेविगेटर है, उन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली कंपनी स्थापना की थी, ये मैंने बताया था, अस्तादो द इंडिया, और भारत पर व्यापार के लिए भेजा था। और भेजने के लिए, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर को वहां पर एक प्रकार का गवर्नर बनाया गया था, बनाकर उसको भेजा गया था। ठीक है, वो सभी चीजें संभाली गई।
तो जो फ्रांसिस डी अल्मीडा है उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि जितने भी जो अरब सागर है, जो हिंद महासागर है, जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, जो अरब सागर है और हिंद महासागर है, इन पर क्या है, पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है, ताकि ताकि हम यहां पर, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं, अरब सागर एवं हिंद महासागर, हिंद महासागर पर क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है साहब। नियंत्रण क्या करना है, स्थापित करना है। अब नियंत्रण स्थापित क्यों करना जरूरी है, क्यों करना है, क्योंकि यदि हम नियंत्रण स्थापित कर देंगे, ठीक है, नियंत्रण स्थापित कर देंगे तो यहां पर हम विभिन्न क्या कर सकते हैं, कोठी खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, कोठी खोल सकते हैं। पुर्तगाली का ये महत्व था, देखिए पुर्तगाली ये चाहते थे कि हम व्यापार तो करें, लेकिन व्यापार करें जो व्यापार दूसरे जो भी आएंगे, ठीक है, उनके लिए बाधा हो, ठीक है, जो भी हम व्यापार करें दूसरे, देखिए हमको देखकर तो वो आएंगे, जाहिर सी बात, ये जानते थे, पुर्तगाली जानते थे कि हम ये मार्ग तो प्रशस्त कर दिए, ठीक है, वास्को डी गामा ने तो मार्ग प्रशस्त कर दी, उनके बाद और आएंगे ये जानते थे। इसी कारण से ब्लू वाटर पॉलिसी, जहां पर कहने का मतलब अरब सागर और हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना, ताकि दूसरे भी आएंगे या दूसरे पर हम क्या कर सकते हैं, एक बोल सकते हैं बागडोर बना सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं बागडोर बना सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने क्या नीति स्टार्ट की, ब्लू वाटर जो है पॉलिसी स्टार्ट की, और इसके तहत उन्होंने शांत तरीके से, ठीक है, शांत रूप से व्यापार करना, ठीक है, सही समझा, क्षेत्र पर अधिकार करके, ठीक है, क्षेत्रों पर, किस क्षेत्रों पर, इस क्षेत्रों पर, मैं यहां लिख देता हूं, इस क्षेत्रों पर, चलो स्पेस तो है, क्षेत्रों पर, ठीक है, अधिकार कर, अधिकार कर शांतिपूर्वक, क्या है, शांतिपूर्वक क्या करना है, व्यापार करना, व्यापार करना है, ठीक है, इस इन क्षेत्रों पर क्या करना, अधिकार करना, नियंत्रण स्थापित करना, और इन अधिकार करके नियंत्रण स्थापित करके शांतिपूर्वक क्या करना है, व्यापार करना, यही क्या कहलाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो किसने लाया, फ्रांसिस डी। एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज ये और बता देता चाहता हूं, एक शब्द है जिसको हम कहते हैं, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, एक शब्द जिसको कहा जाता है कॉटेज अल्मीडा, ठीक है, क्या है, कॉटेज अल्मीडा। और ये कॉटेज अल्मीडा क्या है भाई साहब, ये तो आपने वर्ड बता दी, कॉटेज अल्मीडा। देखिए अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इस तरफ आपकी क्या है, अरब सागर है, ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे हिंद महासागर है, पूरा जल ही जल है भाई, इस तरफ आप जानते हैं क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जो मैंने पिछले में बताया, ठीक है, क्या है, ये अरब सागर, हिंद महासागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कॉटेज अल्मीडा क्या है, इन्होंने, देखिए हिंद महासागर और अरब सागर पर तो नियंत्रण स्थापित कर लिया, इस स्थिति से ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया, किसके दो, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति, ठीक है, या जिसको शांत जल की नीति न करके नीले जल की नीति, नीले जल मतलब नीला जल कैसा होता है, नीला रंग, ऐसा, ठीक है, खैर जल का कोई रंग और गंध नहीं होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, रंग पानी का क्या होता है भाई, पीएच मान क्या होता है पानी का, सेवन होता है, मतलब उदासीन होता है,
उदासीन कहने का मतलब उसका कोई कलरलेस, ठीक है, कलर नहीं होता। खैर वो बोले कि है, लेकिन रिफ्लेक्शन से जो है फिजिक्स में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, जो बादल के रिफ्लेक्शन से आपको जो है बादल क्योंकि नीला दिखाई देता है, इसी कारण से रिफ्लेक्शन से नीला दिखाई देता है पानी, इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी नाम लिखा है इसमें, इसके अंदर कोई कुछ नहीं चाहिए, बस अब समझिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। ठीक है, चलिए, जिसको शांत जल की नीति या इसको नीले जल की नीति भी बोल सकते हैं, शांत या नीले, कहीं कहीं लिखा है किसी बुक में जो है नीले जल की जो है नीति लिखा हुआ है, या किसी बुक में शांत जल की नीति। एक तो नीले जल की नीति इसलिए लिखा है क्योंकि पानी का जो कलर वो अ, आकाश के नाम से जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन के नाम से। और शांत इसलिए कहा गया कि शांति पूर्वक हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र पर अधिकार करके व्यापार करेंगे, तो इसलिए शांत जल की नीति भी कह सकते हैं और नीले जल की नीति भी कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में जाइए ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए, क्लियर है बातें, तो ये बातें। हाँ, एक चीज मैंने क्या कहा, अब तो भाई साहब अधिकार कर ली कहाँ पर, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अरब सागर और आपकी हिंद महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, उस पर इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जो स्थापित कर लिया। अब कॉटेज अल्मेडा क्या है, कॉटेज अल्मेडा क्या है कि हिंद महासागर और अरब सागर, मैंने क्या, अरब सागर पहले लिख लेता हूं, अब समझ जाएंगे फिर। अरब सागर एवं हिंद महासागर, हिंद महासागर से से गुजरने वाली गुजरने वाली जहाजों से जहाजों से पुर्तगाली द्वारा, पुर्तगालियों, गाली नहीं दे रहा हूं मैं, पुर्तगालियों द्वारा लिया जाने वाला लिया जाने वाला क्या है, एक विशेष शुल्क है, क्या है, एक विशेष शुल्क को हम क्या कहते हैं, एक विशेष शुल्क को कॉटेज कहते हैं, कॉटेज कहते हैं। एवं पूरी जो है प्रक्रिया को कहने का मतलब पूरी नीति को, पूरी नीति को हम क्या कहते हैं, कॉटेज अल्मेडा कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉटेज अल्मेडा कहते हैं, अल्मेडा कहते हैं। चलिए, अब समझते हैं मैंने क्या कहा, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अरब सागर और हिंद महासागर इनके नियंत्रण में आ गए। अब अरब सागर और हिंद महासागर पुर्तगालियों के नियंत्रण में भाई साहब, और यहां से इस स्थान से और यहां से यदि इस जगहों से कोई भी अगर जहाज गुजरेगी, ठीक है, कोई भी क्या होगा, कोई भी जहाज गुजरेगी, तो उस जहाज को क्या करना होगा, एक शुल्क पटाना होगा, क्या कटाना होगा, उस जहाज को, चाहे वो किसी भी हो, ठीक है, कोई भी हो, उस जहाज के मालिक को कहने का मतलब उस वे वो लोगों को क्या पना पड़ेगा, शुल्क पटाने पड़ेगा, कहने का मतलब एक रकम पटाना पड़ेगा, ठीक है, रकम पटाना पड़ेगा शुल्क, क्योंकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अरब सागर और हिंद महासागर का स्थान इसके पास है, पुर्तगालियों के नियंत्रण में है, तो यहाँ से अगर कोई भी अगर जहाज गुजरती है तो आपको क्या पटाना पड़ेगा, एक विशेष प्रकार का शुल्क पटाना पड़ेगा, एक पैसा पटाना पड़ेगा, रुपया पटाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपको देना है दे सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं, इसी को कॉटेज कहा जाते हैं, और ये पूरा जो है नीति को कॉटेज अल्मीरा कहा जाता है, ठीक है, इस पूरी नीति को हम क्या कहते हैं, कॉटेज अल्मीरा कहते हैं। अब देखिए, जो कॉटेज अल्मीरा जो नीति है और ये जो कॉटेज अल्मीरा है, इसी की वजह से कहा जाता है, ये एक वजह है, हम देखेंगे जो है बाद में हम पढ़ेंगे, अंतिम में लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब, पुर्तगालियों के पतन, तो पुर्तगालियों के पतन के कारणों में ये आपके कौन से एक और जिसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, इनमें से एक कौन है, कॉटेज अल्मीड़ा की नीति, और इस नीति के अंदर ये अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं, दुश्मन क्यों बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर इससे रास्ता, अरे इसके बाप दादे का नहीं भाई साहब, अरब सागर हिंद महासागर का जो रास्ता है, हालांकि नियंत्रण इन्होंने ले लिया, लेकिन ये इनके बाप दादे के नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इन पर शुल्क जो है मांगते हैं, तो कोई भी अगर आएगा तो उनसे शुल्क मांगेंगे, तो और जो है और लोग जो भी होंगे तो
जो भी यहाँ से गुजरेंगे उससे शुल्क मांगेंगे। इसका मतलब क्या है, ये अपना दुश्मन खुद जो है बना लिया, जिसकी वजह से नियंत्रण का एक कारण ये भी होता है कॉटेजम मिनरल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई किसकी बातें हम कर चुके हैं, ये हो गई अल्फांसो डी अल्मीड़ा की बातें हो गई। ठीक है, चलिए, थोड़ा जो है मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो ये सब जो है आप एक बार देख लीजिए, तब तक मैं सिस्टम को चार्ज में लगाता हूँ। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करेंगे। तो ये पहले नंबर के जो है क्या है, पुर्तगाली है, गवर्नर है, वायसराय है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और भारत में आने वाले पहला वायसराय हैं जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपनाई। और क्या था वो हम देख चुके हैं, काटा जलमेड़ा क्या था वो भी हम देख चुके हैं। दूसरे नंबर के हम बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरे नंबर के वायसराय कौन है भाई साहब, कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, जिनका भारत में जो समय काल था वो था 1509 में। ये गए थे, कौन गए थे? फ्रांसिस डी अल्मेडा 1509 में खुद आ गए, कौन? अल्बुकर्क। और 1515 तक ये देखने को मिलता है इनका शासन। इनके बारे में पूरी हम जो है बातें करेंगे। चलिए, इनके बारे में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि भारत पर आने वाले, ठीक है, भारत आने वाले क्या है, एक जो है वास्तविक, देखिए भारत आने वाले दूसरे, हम एक एक करके हम बातें करेंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा फिर। भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली क्या है भाई साहब, गवर्नर है। पुर्तगाली अब वायसराय देगा, वायसराय है। ठीक है, भारत आने वाले दूसरे वायसराय है, पहली बात इनकी हो गई। दूसरी बात इनके बारे में क्या है, पुर्तगाली का वास्तविक जो है, पुर्तगाली का जो है जो भारत वास्तविक संस्थापक, ठीक है, जो है पुर्तगाली जो गवर्नर, यह गवर्नर वास्तविक क्या था, संस्थापक था, संस्थापक था। ऐसा पुर्तगाली गवर्नर जो क्या था, वास्तविक यहाँ पर संस्थापक था। ठीक है, ये दूसरी बात है। चलिए, तीसरी बातें, चलिए इनके कार्य या इनके जो है बारे में जानते हैं। ये तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन इनके जो है कुछ चीजें हैं। ठीक है, इनके कार्य उपलब्धियां के बारे में हम जानते हैं। अगर इनके बारे में अगर कार्य या इनकी उपलब्धियां
लब्धियां के बारे में करें, ठीक है, चलिए, या कारनामे जो भी है, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं, देखेंगे तो पता चलेगा। सबसे फर्स्ट इनकी बारे में बात की जाए तो सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, 1509 में तो आ गए थे, लेकिन 1510 में, ठीक है, 1510 में क्या किया, अल्बुकर्क ने गोवा को क्या किया, बीजापुर के जो शासक हैं, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा क्या किया, छीन लिया। बीजापुर शासक, ठीक है, बीजापुर शासक कौन है, आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। इस आदिल साहिब यूसुफ सुल्तान से, ठीक है, इससे क्या किया, 1510 में, ठीक है, क्या किया, अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने गोवा, कब की बात है, 1510, गोवा जीत लिया, जीत लिया, ठीक है। समझते हैं थोड़ा और इसके अंदर अगर जाएंगे तो देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो है भारत के नक्शे हैं, ऐसी जो है रैंडमली बनाते हैं, यार बन क्यों ले रहा है, चलिए समझने के लिए बनाते हैं वैसे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो वाला यहाँ पर स्थान है, आपने देखे हैं, ये आपका क्या है, जो है बीजापुर है, क्या भाई साहब, बीजापुर। बहमनी राज्य जानते हैं ना, बहमनी राज्य हम पढ़े हैं। बहमनी राज्य अंतिम समय में, अपने अंतिम दौर में 5 राज्यों में विभक्त हो जाता है। बीजापुर है, बीदर है, गोलकुंडम है, अहमदनगर है, ये सभी जो है 5 राज्यों में जब विभक्त हो जाता है तो बीजापुर उस समय जो है बोल सकते हैं एक बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है अपने आप को स्थापित कर लेता है। यही किस समय की बात है, इस समय की। और यहीं पर हम बात करें तो यहीं पर आप जानते हैं, यहीं पर आप जानते हैं कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र पर, यहीं पर आप जानते हैं कौन था भाई साहब, यहीं पर आपको देखने को मिलता है विजयनगर अभियान, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और ये बीजापुर जो बहमनी साम्राज्य के बाद बना, ठीक है, ये बीजापुर को आप जानते ही हैं, इनके बारे में मैंने क्या कहा, बहमनी के अंतिम समय में, बहमनी के अंतिम समय में कौन सा बना, बीजापुर जो है 5 भागों में जब बहमनी टूट जाता है तब अंतिम समय में बीजापुर अस्तित्व में आता है। चलिए, और इसी, देखिए, यहाँ विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ के जो शासक है सबसे जो है शासक, सबसे शक्तिशाली शासक बोल सकते हैं। और इनकी कारनामा तो जो है बाबर ने अपनी बाबरनामा में भी पेश की है, अपनी जो है, अपनी जो है बाबर की आत्मकथा, जो बाबरनामा है, उसमें भी क्या कहा है। देखिए, शासक के बारे में हम जान लेते हैं, शासक कौन है, कृष्ण देव राय। जैसे ही नाम लिया आप समझ चुके होंगे, कृष्ण देव राय फर्स्ट। और कृष्ण देव राय के बारे में, ठीक है, ये बाबर जब आए थे, ठीक है, मुगल बादशाह बाबर स्टार्टिंग में जब आए थे, उन्होंने कहा था अपनी जो आत्मकथा बाबर नामा में भी ये लिखा है कि जब मैं भारत पर आगमन किया तो भारत पर देखा तो दक्षिण में सबसे जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे, वो कृष्ण देव राय थे। तो कृष्ण देव राय के बारे में, उनको शक्तिशाली शासक किसने बनाया, बाबर ने भी बताया कि दक्षिण में एक जो शक्तिशाली शासक था वो क्या था, वो कृष्ण देव राय था। बीजापुर के बारे में कहा जाता है कि जो आदिल शाह जो है सुल्तान है, ये क्या है, बीजापुर, बीजापुर के शासक थे। और यहीं पर क्या है, इसी के स्थान में अब जाते हैं गोवा है, ठीक है, यही के स्थान में क्या है, गोवा है।
और इसी से इन्होंने से ही क्या किया, ये छीना अल्बुकर्क ने गोवा छीना। और मदद किसकी ली भाई साहब, मदद किसकी ली, इनकी मदद से, किसकी, कृष्ण देव राय की मदद से। ठीक है, कृष्ण देव राय की मदद से। और मदद कैसे किया, ठीक है, कृष्ण देव राय, देखिए अल्बुकर्क ने दोस्ती की, कहने का मतलब कृष्ण देव राय से मिले और कृष्ण देव राय से मिलकर बातें की कि गोवा, ठीक है, कि गोवा के युद्ध में कहने जो है गोवा को मैं पराजित करूंगा, जो भी है गोवा को मुझे चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने कहा था ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत आप जो है, जैसे भी देखिए, कोई भी अगर कंपनी आएगी तो कोठी खोलेगी, कहने का मतलब फैक्ट्री जो खोलेगी वो किस मार्ग में खोलेगी, वहीं पर खोलेगी जहां पर जो है जल के साधन हो। क्योंकि यहीं से, अरे भाई, माल ढोना है, माल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, किससे, जहाज से। इधर क्या है, जहाज चला तो माल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा किस प्रकार से, जहाजों से। तो जहाज में तो आसानी से नहीं चला जाएगा, उसको तो माल को लाना ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थल मार्ग में एकदम नजदीक जो है बंदरगाह बनाए जाते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री खोली जाती है और यहीं से माल को क्या किया जाता है, फिर से जो है जहाजों में रखे जाते हैं, जहां पर वेयर हाउस में रखे गए थे, कोठी में रखे गए थे, फैक्ट्री में रखे, तो आसान होता है। इसलिए जो इसलिए जो है स्नान जल की नीति के अंतर्गत इन्होंने इसी स्थान पर नियंत्रण स्थापित किया था। और यही स्टार्टिंग में हमने देख दो कोची में, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली थी, यहीं पर कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली थी स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए, तो इसी कारण से देखिए कृष्ण देव राय, मैंने क्या कहा, कृष्ण देव राय से मुलाकात करते हैं अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क मुलाकात करके, ठीक है, दोनों के बीच बातें होती है, एक प्रकार की दोनों के बीच संधि होती है, बोल सकते हैं बातें, संधि होती है। ठीक है, कृष्ण देव राय ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं आपकी जो है सहायता करूंगा गोवा जीतने के लिए। ठीक है, अल्बुकर्क जी मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्तें हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है घोड़े हैं जो बाहर से आप लाते हैं, बहुत अच्छे घोड़े हैं, उस वो घोड़े जो है विजयनगर साम्राज्य को चाहिए। ठीक है, कुछ घोड़े हमें दे दीजिए, विजयनगर साम्राज्य को चाहिए, और उनके बदले मैं आपको सहायता प्रदान करूंगा, हेल्प करूंगा गोवा जीतने में। और कृष्णदेवराय की सेना ने, ठीक है, मदद की अल्बुकर्क की, और अल्बुकर्क और कृष्णदेवराय दोनों मिलकर आदिल शाह यूसुफ सुल्तान को हरा दिया और हरा के गोवा छीन लिया। और याद रखिए 510 में तो वो गोवा छीने जाता है पुर्तगालियों द्वारा। अब ये किसके पास चला गया, गोवा किसके पास चला गया, पुर्तगालियों का हो गया। और 510 में तो छीन लिए जाते हैं, छोड़ते कितने समय भाई साहब। अब सोचिए, देश हमारा आजाद हो जाएगा, उसके बाद भी चलते रहता है, कब तक, 1961, 1961, 1961 तक जो है गोवा अस्तित्व में आता है भारत में। ठीक है, गोवा क्या होता है, 1961 में गोवा पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। गोवा स्वतंत्र, गोवा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। हमारा तो भारत अंग्रेज अभी आएगा, अभी आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम ब्रिटिश की ही बात करेंगे। अंग्रेज 1947 में ही भग जाते हैं, 1947 में, लेकिन जो पुर्तगाली है वो अंतिम तक 1961 तक उनके कब्जे में गोवा रहता है, कहने का मतलब 1961 तक ये चलते रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो गोवा 1510 में तो किसके पास चला गया है भाई, 1510 में पुर्तगालियों के पास चला गया, किसके पास, पुर्तगालियों के पास। ठीक है, और पुर्तगालियों के पास ये रहता है कब तक, 1961 तक। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। तो मैंने क्या कहा, कार्य या उपलब्धि की बात करें तो 1510 में बीजापुर शासक आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से, ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा छीना था, गोवा जीता था 1510 में। और जो कि गोवा कब तक रहता है भाई साहब, 1961 तक रहता है, 1961 में ये स्वतंत्र होता है। और ये गोवा जीतने के लिए ये मदद किसने की थी, कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक बेहतरीन शासक था, एक जो शक्तिशाली शासक था। ठीक है, चलिए, ये बातें हैं, पहली कार्य या पहली उपलब्धि हो गई इनकी, किसकी, इनके बारे में। दूसरी बातें ये हो गए, दूसरी ये पहली कार्य उपलब्धियां। दूसरी कार्य या उपलब्धि हम देखते हैं,
ठीक है, दूसरी कार्य या उपलब्धि हम देखते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने जो हार्मोज नाम समझिएगा, हार्मोज जल संधि, जल संधि, हार्मोज जल संधि जो कि किसके किसके बीच बना जाता है भाई, ईरान और ओमान के बीच, ईरान प्लस ओमान, किसके बीच के बीच है, ईरान और ओमान के बीच क्या है, हार्मोज जल संधि। ठीक है, दूसरा है एक और जल संधि, मलक्का जल संधि, क्या है, मलक्का जल संधि, जल संधि। और मलक्का जल संधि आपके इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, इसके बीच इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और किसके बीच, मलेशिया के बीच, मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है कौन, मलक्का जल संधि। और ये दोनों जल संधि को क्या करते हैं, दोनों जल संधि, जल संधि इन दोनों जल संधि पर अल्बुकर्क का कब्जा हो जाता है, अल्बुकर्क का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो जल संधि क्या है, इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, तब तब तक मुझे ये कमेंट करके आप बताइए अगर आप देख रहे हैं तो, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, भारत नेपाल के बीच कौन सी संधि है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि, ये चार चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश और भारत श्रीलंका, पांचों के। ठीक है, तो पांचों के बारे में बताएं कौन कौन सी जल संधि है। ठीक है, चलिए, और जल संधि के बारे में जो है जियोग्राफी हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो बात, दोनों जल संधि पर अल्बुकर्क का क्या हो जाता है भाई साहब, कब्जा हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, ये इन्होंने क्या की। चलिए, तीसरी बात है विवाह नीति भाई साहब, विवाह नीति इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, विवाह नीति स्टार्ट कर दिया। और विवाह नीति क्या है, विवाह नीति क्या है, विवाह नीति कहने का मतलब है पुर्तगाली पुरुषों का, पुर्तगाली पुरुषों का, पुरुषों का भारतीय महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह करना, पुर्तगाली पुरुषों का भारतीय महिलाओं से विवाह को, विवाह की जो नीति है वो क्या है, विवाह नीति कहलाती है। अब देखिए, ये क्यों किया इन्होंने, पुर्तगाली चाहते हैं कि पूरी तरह से हम आराम से यहाँ पर व्यापार कर सके। अब इन्होंने एक कूटनीति खेली, इन्होंने रणनीति बनाई, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो भाई पीछे से जो है, कोई ना कोई तो पीछे से क्या करेगा, टोकेगा रोकेगा, जो भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक नीति और हम बनाते हैं, हम विवाह नीति बनाते हैं जिसके अंदर पुर्तगाली जो भी पुरुष यहाँ पर आएंगे वो यहाँ की भारतीय महिलाएं जो बहुत ही सुंदर महिला कही जाती है, ठीक है, इन महिलाओं से अगर विवाह कर लेंगे तो यहाँ के हम दामाद बन जाएंगे, और भारत के दामाद बन जाएंगे, उनकी बेटियों को हम जो है हम शादी विवाह करेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, कहीं भी फैक्ट्री करे, कहीं भी कुछ करे, अरे हमारी बेटी के लिए तो कर रहे हैं, हमारा तो एक दामाद है भाई साहब। ठीक है, हमारा तो ये दामाद हो गए, इनको हम इनकी हम क्या बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से विवाह नीति के अंतर्गत इन्होंने अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को और मजबूती दी। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण को और मजबूती दी, और विवाह ऐसे पुर्तगाली पुरुषों, यहाँ के जो भी कर्मचारी आते हैं, पुर्तगाली से जो भी कर्मचारी आते हैं उनसे भारतीय महिलाओं से विवाह कराया गया। ठीक है, और आप जानते हैं, ठीक है, बाद में आप देखेंगे जब संविधान पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान पढ़ेंगे तो इनकी हम चर्चा करेंगे, अंग्रेज है, पुर्तगाली जब विवाह यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो एक
चीजें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, संविधान में। तो संविधान में आपको चीजें आपको और देखने को मिलेगी कहाँ पर, पुर्तगालियों को, ब्रिटिश को, जो है कहने के लिए यूरोपियन जो भी है, ठीक है, उनको जो है कुछ पद दे देते हैं, ठीक है, उनको यहाँ का जो मान्यता करके कुछ पद देते थे, उस संविधान में हम वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये है विवाह नीति, ये तीसरे नंबर की बातें करें। चौथे नंबर की हम बातें करें, ठीक है, विवाह करके आबादी का, देखिए नीति जिससे आबादी का विस्तार करते हैं, ठीक है, आबादी बसा सके, आबादी बसा सके, ठीक है, ये चीजें। चौथी अगर बातें करें तो एक इन्होंने अपना 3G, अभी तो 4G चल रहा है भाई साहब, ये 3G क्या है, अरे 5G आ गया है भाई। अभी तो बड़े बड़े शहरों में, हालांकि अभी जो है रायपुर में नहीं आए हैं, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई में है, ठीक है, कोलकाता में, अरे बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर 5G स्टार्ट हो चुका है, 5G स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम बात किसकी कर रहे हैं, 3G की करेंगे। 3G कहने का मतलब 3G, एक जिसको 1G का मतलब होता है गॉड, ठीक है, दूसरे G का मतलब होता है गोल्ड, और तीसरे G का मतलब है ग्लोरी। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, ठीक है, जो भी है अपनी जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा की होड़ लिए यूरोपियन यात्री, ठीक है, यहाँ पर आए थे, ठीक है। गोल्ड, उनको बहुत सारे क्या है, सोना चाहिए, आर्थिक संपत्ति चाहिए, गोल्ड कहने का मतलब है आर्थिक संपत्ति चाहिए सभी को, सभी बहुत सारे आर्थिक संपत्ति चाहिए। गॉड कहने का मतलब है ईसाई धर्मों का प्रचार, यही से देखने को मिलता है। हालांकि इनके बाद जब आएंगे हम, इनके बाद जो थर्ड नंबर की हम बातें करेंगे, कौन सा, नीनो डी कुल्हा, उस समय ईसाई मसीहियों का जो है आगमन होता है, ठीक है। तो ईसाइयों का आगमन यहाँ पर करना, कहना गॉड कहने का मतलब ईसाइयों का आगमन, तो गॉड गोल्ड ग्लोरी, ठीक है, गॉड का मतलब ईसाइयों का आगमन हो जाएगा, इस समय स्टार्टिंग हो जाएगा। गोल्ड आर्थिक संपत्ति की दृष्टि से ये संपन्न हो जाएंगे, ये इनकी उद्देश्य थी, ठीक है। ग्लोरी कहने का प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, विवाह करने के बाद यहाँ पर और ज्यादा मिलने लगे, तो 3G की टेक्निक यहाँ पर आपको देखने को मिली, 3G कहा गया है। चलिए, तो इन्होंने देखिए, हाँ एक चीज और मैंने कहा, स्टार्टिंग में ही कहा था, ये यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके ऊपर, यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी यहाँ की, यहाँ को कौन है भाई, कोचीन को राजधानी बनाया था। एक चीज और लगती है, कोचीन को राजधानी बनाया था 1503 में, इन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया, और यहीं पर से काली मिर्ची का व्यापार, काली जो है मिर्च का व्यापार इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एक चीज मैं समझिए, मैंने कहा यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्पेस होगा तो भी जो भी है, ठीक है। राजधानी किसको बनाई था भाई, कोचीन को बनाए, या फिर जिसको कोच्चि कहा जाता है, राजधानी कोचीन को बनाई 1530 में, और यहीं पर फैक्ट्री खोल के यहाँ पर काली मिर्ची का सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, व्यापार किया, ठीक है, काली मिर्ची का व्यापार यहीं पर देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बातें, इतनी सारी बातें हैं, किसके अंतर्गत है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से इन्होंने गोवा छीना था, इसकी मदद से, कृष्णदेवराय की मदद से। आफूस जल संधि और मलक्का जल संधि, आफूस जल संधि इराक और ओमान के बीच है, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, और दोनों जल संधि पर अल्बुकर्क की कब्जा है, ठीक है, अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था। विवाह नीति अपनाई थी, पुरुषों का जो है, पुर्तगाली पुरुषों का विवाह भारतीय महिलाओं से एक जो है कूटनीतिक रणनीति के तहत की गई, जहां पर पुर्तगालियों का जो है जनसंख्या यहाँ पर भारत पर बढ़ा जाए, उनकी आबादी में वृद्धि हो जाए, ठीक है, और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा के साथ पुर्तगाली शांत रूप से यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से जो है आगे बढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। 3G की जो है बोल सकते हैं यहाँ पर गोल्ड जो है, गॉड गोल्ड और ग्लोरीज 3G कहा जाता है, और इनकी जो है बातें हम देख चुके हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर जो, तीसरे नंबर के क्या है, वायसराय, वो नीनो डी कुल्हा,
ठीक है, क्या है? नीनो डी कुला। क्या वैसा नीनो डी कुला, जो कि 1529 से लेकर 38 ईस्वी तक ये रहे। इनके बारे में ज्यादा तो खैर कुछ है नहीं, लेकिन बहुत कुछ है भाई। ठीक है, राजधानी इन्होंने बनाया, राजधानी। राजधानी अब देखिए, गोवा 1510 में पुर्तगालियों का हो गया। ठीक है, तो राजधानी किसको बनाया? गोवा को राजधानी बनाया। पहले क्या था भाई? पहले कोचीन था। पहले क्या था? कोचीन था, और कोचीन को राजधानी 1503 में कोचीन को राजधानी बनाया था। तो ये चीजें भी आपको राजधानी। नीनो डी कुल्हा के समय राजधानी कहाँ बना? ठीक है, 1535 में द्वीप को जीता। द्वीप 1559 को दमन को जीता, और जीत करके पुर्तगाली में मिला लिया। पुर्तगाली में मिलाया। ठीक है, इनको क्या किया? जीता, और जीत करके पुर्तगाली में क्या किया? मिलाया। और जो गोवा है, देखिए एक चीज और, ये जो गोवा है, यहीं पर ईसाई मशीनरियों का जो है बोल सकते हैं, यहीं पर न्यायालय स्थापना की। ईसाई मशीनरियों का न्यायालय यहीं पर स्थापना की। और इसी समय 1542 को, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर, इसकी बातें हो गई। पुर्तगाली गवर्नर, एक और है जिसकी बात कर रहा हूं, पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम है मार्टिन डी सूजा। मार्टिन डी सूजा। और इसी समय मार्टिन डिसूजा के समय ईसाई ईसाई संत जेवियर जेवियर यहीं पर भारत आए थे। भारत आए थे। ठीक है, क्या थे? नीनो डी कुल्हा के समय ये बात हो चुकी थी। मैंने कहा 1542 में जब पुर्तगाली गवर्नर, चौथे नंबर की बोल सकते हैं इसको हम, आप लिख सकते हैं चौथे नंबर के, मोर्टिन डिसूजा ईसाई धर्म की जो है संत जेवियर भारत आए थे। और यहाँ से ईसाई मशीनरियों का जो है स्टार्ट हो जाएगा। ईसाई मशीनरियों का स्टार्ट करने का मतलब है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? धर्म परिवर्तन हो रहे थे, लगातार धर्मों का परिवर्तन हो रहा था। हिंदू धर्म ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, और जो भी धर्म ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो धर्मों का भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। ईसाई मशीनरी आ गए, इसका मतलब भारत में धर्मों का परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, किसी समय चलिए, तो ये चीजें हैं, और कुछ नहीं है। देखिए, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे पुर्तगालियों की देन क्या है। पुर्तगालियों की देन क्या है भाई साहब? ठीक है, पुर्तगालियों की देन क्या है? कुछ नहीं, कुछ कुछ खास है। ये जो है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जहाज निर्माण की टेक्निक, जहाज निर्माण की तकनीक, तकनीक यहीं पर देखने को मिला था। एक है गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य, गोथिक स्थापत्य। और आर्किटेक्ट है एक प्रकार गोथिक स्थापत्य। गोवा में इस के तहत अनेक इमारतें बनी है भाई साहब, इमारतें बनी है। ठीक है, इस कला के अंतर्गत जो है गोवा में गोथिक स्थापत्य कला। चलिए, अनानास की देन कौन? अनानास, अफीम की खेती, तंबाकू, आलू,
मक्का, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सभी किसकी देन है भाई साहब? ये सभी पुर्तगालियों की देन है। तो प्रिंटिंग प्रेस 1556 में प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिला था। प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण की टेक्निक, गोइद स्थापत्य कला, ठीक है, ये सारी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। चलिए, लास्ट जो बच गए पुर्तगालियों के पतन के कारण, ये भी देख लेते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा पुर्तगालियों के ये पतन के कारण, पतन के कारण। उसके बाद हम जो है दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ब्रिटिश की चर्चा करें। पतन के कारण क्या क्या है भाई साहब? पतन के कारण मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। सरकारी कंपनी होना, सरकारी कंपनी होना, पुर्तगाली की कंपनी सरकारी होना, पहली बात है। दूसरी बात है, नया विकल्प निकल के आना, नया ऑप्शन या विकल्प मिलना। पहले एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे द्वितीय, ईसाई मशीनरों, ईसाई मशीनरियों का आगमन। चौथे नंबर पर जो है कॉटेज, कॉटेज अल्मेडा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तिशाली होना, शक्तिशाली होना, ठीक है। अब देखिए एक एक करके अगर हम समझे, तो देखिए पुर्तगाली का पतन का सबसे पहला कारण ये है कि सरकारी कंपनी होना। सरकारी कंपनी, इसका मतलब पूरा जो है कंपनी की जो भी है, ठीक है, जो भी बागडोर, कंपनी के जो बागडोर है वो किसके हाथों में रहेगी? सरकार के हाथों में, कभी भी वो खींच सकते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी वो कठपुतली की तरह हो गई थी। ऐसा ब्रिटिश में नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश के समय हम देखेंगे तो ब्रिटिश एक प्राइवेट कंपनी है, और जितने भी और जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी, जिसमें पुर्तगाली भी सरकारी कंपनी है। और सरकारी कंपनी कहने का मतलब सरकार जानती कैसा काम करती है, ठीक है। देश को अगर लगता है कि सरकार को लगता है ये सही नहीं है, तो वो कठपुतली की तरफ उसको नचा सकते हैं। तो सरकारी कंपनी होने के कारण, ठीक है, सरकारी कंपनी के होने के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये कमजोर हो गया, कभी कठपुतली की तरह नाच रही थी, ठीक है। दूसरी कारण है ये ऑप्शन मिलना, दूसरा ऑप्शन मिल गया था भाई साहब इनको, जो है कहा जाता है इनको दूसरा ऑप्शन ब्राजील मिल गया था। तो ब्राजील बहुत बड़ा एक उपनिवेश मिल गया था, जहां पर यहीं पर ब्राजील पर, ठीक है, भारत से ज्यादा यहाँ पर व्यापार देखने को मिला। अब भारत से नजर हटी और इनका व्यापार किससे? ब्राजील पे हुआ। तो भारत से मुख मोड़ लिए, कहने को मतलब भारत से ज्यादा उनको व्यापार ब्राजील से अच्छा होने लगा। तो दूसरा ऑप्शन मिल गया था, जिस कारण से यहाँ पर स्थिति कमजोर बन गई थी। कहाँ पर? भारत पर। ईसाई धर्म, ईसाई मसीहियों के आगमन से भी इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों जहां पर भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ के जो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ के जो जो लोग मानने वाले, यहाँ के जो धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, वो इनका एक तरह से विरोध में होने लगे, क्योंकि ईसाई धर्म का जो कन्वर्ट या धर्म का कन्वर्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। चलिए, चौथे नंबर का कॉटेज अल्मेडा, ये चीज आप जानते हैं मैंने क्या कहा? कॉटेज अल्मेडा क्या क्या है? अरब सागर और हिंद महासागर में यदि किसी जहाज को अगर जो पार करना है, यहाँ से किसी जहाज को पार करना है, तो पुर्तगाली यहाँ से शुल्क लेते थे। इसी को अल्मेडा कहा गया और पूरी गिनती को अल्मेडा कॉटेज कहा गया, कॉटेज अल्मेडा कहा गया, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि यहाँ से देखिए जल मार्ग से सबको जाना है भाई साहब, रास्ता सबका, किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये पुर्तगाली अगर शुल्क लेते हैं, तो इसी कारण से वो अपने दुश्मन जो है बना लिए थे, जिसके कारण से ये भी पतन के कारण है। ईआईसी का शक्तिशाली होना, शक्तिशाली हो गए थे ईआईसी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली, और शक्तिशाली होने का क्या कारण है? ये प्राइवेट कंपनी होना, ठीक है, प्राइवेट क्या हो जाना,
भाई साहब प्राइवेट कंपनी है और ये सरकारी कंपनी है, जिसके कारण से ये है पुर्तगालियों का पतन इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितनी बातें थी वो पूरी तरह से हम कर चुके हैं। पुर्तगाली कंपनी के कारण सरकारी कंपनियों का सरकारी होना, नया ऑप्शन मिल जाना, ब्राजील का वो जो है नया ऑप्शन मिल गया था, यहाँ से व्यापार हो गया। ईसाई मसीहों का आगमन हो जाना, ईसाई मसीहों के आगमन से जो यहाँ के जो है लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कन्वर्ट हो किसी पे। ठीक है, यहाँ का समाज ये नहीं चाह रहा था। कॉटेज अल्मीरा ऐसी की शक्तिशाली होना, ये सारी बातें ठीक है किसके भाई साहब, ये सारी बातें पुर्तगालियों के पतन के कारण बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो स्टार्ट किए थे आज की क्लास में, आज की क्लास में पुर्तगालियों के बारे में, उनके परिचय के बारे में, पुर्तगाली के बारे में हो चुका है, उनके परिचय के बारे में। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय के भारत आगमन, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा की बातें हो गई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बातें हो गई, नीनो डी कुल्हा की बातें हो गई। ये सारी बातें हैं पुर्तगालियों की देन क्या की थे, प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने दिया, गोथित जो है क्या है स्थापत्य दिया, जहाजों के निर्माण की बात, अनानास दिया, पपीता दिया, ये सारी देन है इनकी। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण है वो चीजें मैं भी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पुर्तगाली का समय, कहने का मतलब पुर्तगालियों की बातें पूरी तरह से हो चुकी है। ठीक है, और आज की क्लास जो पार्ट 2 है हम यहीं पर रखते हैं पुर्तगालियों की बातें। नेक्स्ट पार्ट में पुर्तगाली तो हो चुकी है, नेक्स्ट पार्ट में ब्रिटिश या अंग्रेज की हम बातें करेंगे। ठीक है, फिर डच डेनिश, बस दो ही और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है ब्रिटिश और डच, और दो नहीं तीन, ये फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्नाटक युद्ध और फ्रांस आंग्ल फ्रांस जो युद्ध है, ठीक है आंग्ल फ्रेंच युद्ध या जो है वो हम देखने को मिलेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सारी चीजें। तो ये 4-5 क्लास अभी चलेगा भाई, यूरोपियन यात्री का आगमन हम आराम से एकदम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, आराम से एकदम डिटेल में देख रहे हैं, आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, फायदा मिलेगा मुझे लगता है। चलिए, तो क्लास को हम यहीं पर रखते हैं आज की क्लास। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश या अंग्रेज। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू।